नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 विज्ञान में आज हमारा आखिरी अध्याय शुरू होने जा रहा है। अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में देखेंगे। तो अध्याय 9 में आज हमारे पास पहला सवाल है कि जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम कौन सा है और आनुवंशिकता के नियम किस बात का निर्धारण करते हैं। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम कौन सा है देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाई देगा आप लोगों को कि जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है संतति के जीवों के समान डिज़ाइन का होना। संतति के जीवों के समान डिज़ाइन का होना यह जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। और आनुवंशिकता का नियम इस बात का निर्धारण करते हैं कि जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं, इस बात का निर्धारण करते हैं। आगे चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। मेंडल का प्रयोग मटर में वंशागति समझाइए। मेंडल के प्रयोग के द्वारा, ये बहुत ही बड़ा और काम का सवाल है दोस्तों, इसे अच्छे से याद कीजिए। मेंडल के प्रयोग के द्वारा मटर में वंशागति समझाइए। तो देखते हैं मेंडल का प्रयोग हमारे पास यहाँ से शुरू होता है कि मेंडल का प्रयोग यहाँ पर आप लोगों को किताब में दिखाई देगा, लेकिन शुरू होता है पीछे के पेज पर। यहाँ से यह मेंडल का चित्र आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जिन्होंने मटर के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए थे। तो देखते हैं उन्होंने क्या प्रयोग किया था। तो मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विकल्पी यानी विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया था जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। जैसे कि उन्होंने मटर के पौधे में झुर्रीदार बीज लिए, गोल और झुर्रीदार बीज, लंबे और बौने पौधे लिए, सफ़ेद बैंगनी फूल वाले पौधे लिए। ऐसे विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया मेंडल ने। जैसे कि लंबे पौधे और बौने पौधे, इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधों के प्रतिशत की गणना की थी। तो यहाँ से उनका कार्य यानी प्रयोग शुरू होता है। उन्होंने जो प्रथम पीढ़ी थी, यह आप लोगों को दिखाई दे रही है, यह F1 प्रथम पीढ़ी यानी F1 में कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं लिया। सभी पौधे एक समान ऊंचाई के लिए थे और सभी पौधे लंबे थे। इसका अर्थ यह था कि दो लक्षणों में से लंबाई और बौनाई, लंबे और बौने जो पौधे थे, दो लक्षण थे, उसमें से केवल एक ही पैतृक जनकीय लक्षण दिखाई देता था। अब उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। उसके बाद मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधे एवं F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण द्वारा उगाया और पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतति भी लंबे पौधों की थी। यह सभी ये देखिए, यह F1 पीढ़ी में सभी जो पीढ़ी थी वो इसी की थी। उसके बाद परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की दूसरी पीढ़ी यानी F2, इस पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे, लेकिन 1/4 संतति बौने पौधे थे। देखते हैं, यह F2 पीढ़ी है, उसमें 3 पौधे लंबे थे, लेकिन 1/4 यानी एक पौधा छोटा था यानी बौना था। यह साबित करता है कि F1 पौधों द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों विशेषकों की वंशानुगति हुई। इसमें से F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं उसमें से ये वाला लक्षण अगली पीढ़ी में यहाँ पर प्रस्थापित हुआ।
यह साबित करता है कि F1 पौधों द्वारा लंबाई और बौनेपन दोनों की वंशानुगति हुई, लेकिन केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया। अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की दो प्रतिकृतियां की वंशानुगति होती हैं। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं अथवा भिन्न भी, जो उनके जनक पर निर्भर करता है। तो यहाँ तक हमारे पास मेंडल का प्रयोग था। आगे देखते हैं चौथा सवाल। मटर के बीज के रंग और आकार के दो लक्षणों के लिए वंशानुगत समझाना है। मटर के पौधों में बीज और आकार के अनुसार वंशानुगत देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को चित्र दिए गए हैं, यहाँ पर इसको भी ध्यान से देखिए साथ में किताब में। मेंडल ने जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन किया और संकरण किया, तो गोल बीज वाले लंबे पौधों का यदि झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधों से संकरण कराया जाए, तो उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले होंगे। अतः लंबाई तथा गोल बीज यह प्रभावी लक्षण है, यानी ये लक्षण दिखाई देंगे। लेकिन जब F1 संतति के स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है, तो मेंडल ने देखा कि पहले प्रयोग के आधार पर F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे तथा कुछ झुर्रीदार बीज वाले पौधे भी बौने पौधे भी होंगे, परंतु F2 पीढ़ी की संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज तथा कुछ पौधे बौने तथा गोल बीज वाले होंगे। अतः लंबे और बौने पौधे के लक्षण, लंबे अथवा बौने पौधे का लक्षण अथवा गोल अथवा झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये मटर के पौधे में गोल बीज के रंग और आकार के लक्षणों का वंशानुगत हो गया। आगे पांचवा सवाल देखते हैं कि लक्षण किस प्रकार जनीन या तो मात्र जीन भी लिख सकते हैं, जनीन या जीन के नियंत्रण में होते हैं। देखते हैं यहाँ पर सभी कोशिकाएं जो होती हैं उसके DNA में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना का स्रोत होता है। DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का उसे जीन कहा जाता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करता है, वो देखेंगे कि पौधों की लंबाई के एक लक्षण को उदाहरण के रूप में देखते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, ये जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं, हार्मोन। अतः किसी पौधे की लंबाई पौधों में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधों के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा वह उत्पादित होता है, और एंजाइम इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा। एंजाइम यदि अच्छी तरह से कार्य करेगा तो हार्मोन भी पर्याप्त मात्रा में बनेगा तथा पौधा लंबा बनेगा। यदि प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाली प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा और वह कम दक्ष होगी। अतः बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी और पौधा बौना हो सकता है। अतः जीन जो हैं वह लक्षणों को नियंत्रित कर सकते हैं। जीन के द्वारा ही लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। छठा सवाल देखते हैं। वंशानुगत क्रियाविधि का लैंगिक जनन करने वाले सभी जीव किस प्रकार उपयोग करते हैं। वंशानुगत क्रियाविधि की बात करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास कि यदि संतति पौधों को जनक पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त होगा, तो वो हमें चित्र में देख लेंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि दो लक्षण R और Y
सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे तथा स्वतंत्र रूप से आहरित नहीं हो सकते। इससे इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन का जो सेट होता है वह केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं और प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की दो प्रतिकृतियाँ होती हैं, जिसमें एक नर तथा दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती हैं। प्रत्येक जनक कोशिका, वह पैतृक हो या मातृक, उसमें से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही जनन कोशिका में जाता है। जब दो युग्मकों का संलयन होता है तो बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीशीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। वंशागति की इस क्रियाविधि से मेंडेल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या भी हो जाती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन करने वाले जीव भी वंशागति के इन नियमों का पालन करते हैं। ये वंशागति की बात हो गई। आगे का सवाल देखते हैं, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं और मानव में लिंग निर्धारण समझाइए। देखते हैं, लिंग निर्धारण की बात करते हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी एक नर होता है और एक मादा, जिसके कई कारण हैं। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है देखेंगे। अलग अलग स्पीशीज इसके लिए अलग अलग युक्तियां आजमाते हैं, अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर भी निर्भर करते हैं और कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर भी निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा। ताप पर निर्भर करता है। धौंधे इसका उदाहरण है। धौंधे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इस धौंधे की बात याद रखनी है। लेकिन अब मानव की बात करें। मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है, जैसे कि जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा या लड़की। परंतु अभी तक हम मानते रहे हैं कि दोनों जनकों में से एक जैसे जीन के सेट संतति में आते हैं। यदि यह शाश्वत नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है। देखते हैं कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूप से युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्र के प्रतिरूप होते हैं और इनकी संख्या होती है 22 जोड़े में। परंतु एक जोड़ा यानी एक युग्म ऐसा होता है जिसे लिंग सूत्र कहते हैं, जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष में जो जोड़ा होता है वह उसे हम जोड़ा नहीं होता है। यह जोड़ा नहीं होता जिसमें से एक गुणसूत्र का आकार एक्स होता है और दूसरे का छोटा होता है आकार, उसे वाई कहेंगे। यानी स्त्रियां में जो है एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर लड़का हो अथवा लड़की तो अपनी माता से यदि एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ। जैसे कि जिस बच्चे को अपने पिता से यदि एक्स गुणसूत्र प्राप्त हुआ है तो वह लड़की, और जिसे वाई गुणसूत्र प्राप्त हुआ है तो वह लड़का होता है। दोस्तों, यहाँ तक देखेंगे हम लोग। आज हमारे पास 7 सवाल हो गए हैं। 7 के बाद अगले वीडियो में हम लोग इसकी बात करने वाले हैं विकास की। इसका अभ्यास करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।